युवान लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अशोक गोदारा। आज का हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन कैसे किया जाता है, संविधान के अंदर संशोधन कैसे किया जाता है। पहली, संविधान के अंदर संशोधन में जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि संशोधन की हमारे संविधान में आवश्यकता क्यों पड़ी। संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो हमारे संविधान के मेकर थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, उनकी सोच थी कि एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन पे मोनोपोली, और जो बदलाव है समय के साथ हमारे संविधान को बदला जा सके, एक रेजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहे। जो एक हमारे हिंदी में कहावत है, जो एकदम अडीग है, खड़ा है, तो वो उसको टूट के गिरने का डर है। जो लचीला होता है वो हमेशा परिस्थितियों के अनुसार उसको घुमाया जा सकता है। इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने संविधान संशोधन के जो प्रोविजन थे हमारे संविधान के अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए। अब संविधान संशोधन की बात आती है तो संविधान संशोधन को डिस्कस करते हैं। तो भारत के संविधान के अंदर 3 प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। 3 प्रकार से कौन कौन से संविधान संशोधन है? पहला है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, और दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, और थर्ड है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। अब सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब है? सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये है कि जो संविधान संशोधन है वो एक ऑर्डिनरी लॉ बनाया जाता है, उसी तरह ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा एक संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है, उसे सिंपल मेजोरिटी के द्वारा संविधान संशोधन कहा जाता है। यह सिंपल मेजोरिटी के द्वारा संविधान का जो संशोधन है वो एक लिमिट, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड स्कोप है। इसके अंदर लिमिटेड आर्टिकल है वो ही इंक्लूड होते हैं। उसके अंदर जैसे लिमिटेड आर्टिकल कौन कौन से, जैसे आर्टिकल 5 है, आर्टिकल 169 है, और आर्टिकल 239A है। इस प्रकार से जो संविधान जो आर्टिकल है वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इनको अमेंड किया जा सकता है। अब और बाकी वाला जो प्रोसेस है वो दिया हुआ है आर्टिकल 368 में। अब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। ये संशोधन है, जो अमेंडमेंट है, वो कितने टाइप से किया जाता है? तो वहां पर आंसर होगा 3 टाइप से संविधान संशोधन किया जाता है। और कौन कौन सी टाइप है? फर्स्ट है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, दूसरा है जो है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, थर्ड है जो स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ये 3 प्रकार का जो संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कहा जाता है कि आर्टिकल 368 के अनुसार संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जाता है, या आर्टिकल 368 में 368 के अंदर कितने प्रकार या कितने तरीके दिए हुए हैं संविधान संशोधन के। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर है संविधान संशोधन के 2 तरीके बताए हुए। आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन के 2 प्रकार बताए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, और सेकंड है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी। फर्स्ट देखते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से संविधान के अंदर संशोधन करना है तो इसका तरीका है, एक ऑर्डिनरी लॉ बनाते हैं, उसी तरीके से इसमें संशोधन किया जा सकता है। अब ऑर्डिनरी लॉ का प्रोसेस कैसा होता है कि कोई भी बिल संविधान के ईदर हाउस, किसी भी जो संविधान का सत्र चल रहा है, उसमें कोई भी हाउस है, उसके अंदर कोई बिल पेश किया जाता है किसी भी हाउस के अंदर, और वो बिल है जो उसकी मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है, तो वो एक कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। उसी प्रकार किसी भी हाउस के अंदर जो बिल है वो पेश किया जाता है, और उस हाउस के द्वारा उस बिल को मेजोरिटी के द्वारा पास कर दिया जाता है, और दूसरे हाउस को भेज दिया जाता है, और दूसरे हाउस ने भी मेजोरिटी से उसको पास कर दिया है, फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए हैं। तो ये कहा जाता है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा संविधान के अंदर संशोधन। अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा संविधान के अंदर संशोधन। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा संविधान के अंदर संशोधन की बात आती है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? फर्स्ट होगी कि उसके अंदर कम से कम जो संविधान जो अपना हाउस है उस हाउस की मेजोरिटी होनी चाहिए। कम से कम उस हाउस की मेजोरिटी के द्वारा उसको पास किया जाना चाहिए, फर्स्ट चीज। और फिर सेकंड चीज कि जितने लोग प्रेजेंट हुए और
उन्होंने वोटिंग की उनके 2/3 बहुमत से। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, मेजोरिटी की बात भी आ रही है और 2/3 मेजोरिटी की बात आ रही है। अब मेजोरिटी की बात का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो किसी हाउस या जो कोई हाउस है उसकी संख्या है, टोटल सीट्स है 100, तो इसकी मेजोरिटी कितनी होगी कि 51। इसकी मेजोरिटी कितनी हुई कि 51, तो कम से कम 51 लोगों के द्वारा उसको पास किया जाना चाहिए। फर्स्ट चीज, ये क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। दूसरी, जितने लोग उसमें प्रेजेंट हुए, पहली बात हुई मान लो इसमें 100 सीट्स थी, 51 के द्वारा उसको पास कर दिया गया। अब उसके अंदर जिस दिन पास किया गया उस दिन टोटल लोग मान लो 60 लोगों ने ही उसमें भाग लिया था उस हाउस के अंदर, तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन 60 लोगों के द्वारा उसको 51 के द्वारा उसको पास कर दिया। अब जो ये 60 थे, इस 60 का 2/3 लोग भी 2/3 के द्वारा इसको पास किया हुआ माना जाएगा। अब बात आती है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। अब स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा किसी को पास कर दिया गया किसी बिल को, उसके बाद उस बिल को हाफ ऑफ द स्टेट, जो टोटल स्टेट है उसके आधे स्टेट की जब सहमति मिल जाती है तब संविधान के अंदर संशोधन होता है। वो होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट के द्वारा। ये तीसरा तरीका। जनरली जो संविधान का जो मेजर पार्ट है वो ये वाला जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा किया जाता है। अब बात आती है जो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा कौन कौन से जो संविधान के जो प्रोविजन है उनमें संशोधन किया जाता है, तो वो संविधान के प्रोविजन है। पहला है आर्टिकल 54 एंड 55। ये है जो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनके अंदर संविधान के अंदर जब संशोधन किया जाएगा तब स्टेट की रेटिफिकेशन जरूरी है। दूसरे हैं एग्जीक्यूटिव पावर, जो सेंट्रल के हो चाहे स्टेट की हो। एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर जब अमेंड किया जाएगा तब भी स्टेट की रेटिफिकेशन जरूरी है। फिर जुडिशरी से रिलेटेड, चाहे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो चाहे हाई कोर्ट से रिलेटेड हो, जब जुडिशरी में कोई भी अमेंडमेंट लाया जाएगा तो उसके अंदर भी स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, जो स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किए जाते हैं तो उनके अंदर भी कहीं अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़े तो स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत होगी। उसके बाद 7 शेड्यूल के अंदर जो लिस्ट दे रखी है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्रीट लिस्ट, इसके अंदर भी जहां संविधान संशोधन की बात आए तो वहां पर भी स्टेट की रेटिफिकेशन की जरूरत है। उसके बाद है कोई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट का रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करना, इस स्टेट की कितनी सीटें हैं जो पार्लियामेंट में होगी, वो सीटें घटाने और बढ़ाने की जब बात आती है वहां पर भी स्टेट का जो रेटिफिकेशन है वो जरूरी है। और लास्ट पॉइंट आता है 368, जो ये आर्टिकल है जिसके अंदर अमेंडमेंट की अपन बात कर रहे हैं, उस आर्टिकल में इटसेल्फ कोई अमेंडमेंट करना है तो वहां पर भी स्टेट के रेटिफिकेशन की जरूरत होती है। ये तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 3 प्रकार से किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कितने प्रकार से किए जाते हैं, तो 368 के अकॉर्डिंग 2 प्रकार से किए जाते हैं। अब बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है उस अमेंडमेंट का क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 13 के अंदर पढ़ा है, इसमें आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी संविधान का कोई भी लॉ जो संविधान के पार्ट थर्ड से इनकंसिस्टेंस में है, पार्ट थर्ड से असंगत है, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट। किसके द्वारा? जुडिशियल रिव्यू के द्वारा। अब बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किया गया, उस अमेंडमेंट के द्वारा कोई फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट कर रहा है, क्या उस अमेंडमेंट को भी इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है या उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है? इसकी बात आती है, सबसे रिलेटेड है पार्ट थर्ड। कोई भी लॉ जो
संविधान के पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंस में है, असंगत है, तो कोर्ट है उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, उस लॉ को शून्य डिक्लेयर कर सकती है। ये है जो कोर्ट की पावर है। इसको कहते हैं न्यायिक जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन। अब न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू की बात आती है तो यहां पर यह क्वेश्चन उठता है, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के द्वारा कोई फंडामेंटल राइट है, उससे वो अमेंडमेंट इनकंसिस्टेंस में है, असंगत है, या उस जो फंडामेंटल राइट है उस राइट्स को वो इन्फ्रीज कर रहा है, उसको कम कर रहा है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसको कोर्ट इलीगल डिक्लेयर कर सकता है। इसकी जो बात थी, जो सबसे पहले भारत के अंदर आई थी, शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसको चैलेंज किया गया था। उस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया और ये कहा गया कि ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 से असंगत है, इसलिए वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने उसे वॉइड डिक्लेयर करने से मना कर दिया। उसके पीछे रीजन क्या था कि जो आर्टिकल 13 है, अपना जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 के अंदर एक्सप्लेनेशन में एक लॉ शब्द दे रखा है, कानून लॉ शब्द दे रखा है, लॉ शब्द को डिफाइन किया हुआ है। इस लॉ शब्द की डेफिनेशन है, लॉ इंक्लूड एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, रेगुलेशन। लॉ क्या क्या इंक्लूड करेगा कि लॉ एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल और रेगुलेशन, इन 4 चीजों को इंक्लूड करता है। इसमें अमेंडमेंट शब्द नहीं लिखा हुआ, इसमें संशोधन शब्द है जो नहीं लिखा हुआ। अब जुडिशियल रिव्यू किस लॉ के अनुसार, आर्टिकल 13 के अनुसार किन किन चीजों का हो सकता है कि लॉ का हो सकता है। उसमें लॉ को डिफाइन किया हुआ, लॉ में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है कि लॉ के अंदर एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल और रेगुलेशन, ये 4 चीजें इंक्लूड होती है। अब जो अमेंडमेंट है, यहाँ की डेफिनेशन के हिसाब से अमेंडमेंट है जो सब इस लॉ में नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अमेंडमेंट का कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। अब ये सेम बात आई सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इसके अंदर जो अमेंडमेंट 17 अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट 17वां था, उसको चैलेंज किया गया, लेकिन कोर्ट ने उसको भी इंटरफेयर करने से मना कर दिया और कोर्ट ने ये सेम जो शंकरी प्रसाद वाली रीजनिंग थी वो रीजनिंग देते हुए कोर्ट ने उसको उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। अब बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है जो कई एग्जामों में पूछा जाता है, वो है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1971। इस केस के अंदर कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होता है। जो यहाँ लॉ का जो डेफिनेशन है, इस लॉ का जब वाइडर सेंस में इंटरप्रिटेशन किया जाता है तब लॉ के अंदर अमेंडमेंट शब्द है वो भी इंक्लूड होता है। और इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी अमेंडमेंट होते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। और उसी पावर को एक्सरसाइज करते हुए इन्होंने एक नई थ्योरी दी, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये क्वेश्चन एग्जामों में कई बार पूछा जाता है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो थ्योरी थी वो किस केस में दी गई? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब ये हुआ कि जिस दिन ये केस डिसाइड हुआ उससे पहले जो अमेंडमेंट हो गए थे उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अमेंडमेंट एज इट इज सही माने जाएंगे। इस केस को डिसाइड किया गया, इसके बाद में कोई भी अमेंडमेंट किया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसी कारण जो ये है ये फ्यूचर में लागू होगी, भूतकाल में नहीं लागू होगी, इसीलिए इसका नाम है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। और ये दूसरा एग्जाम, पहला क्वेश्चन यही एग्जाम पूछा जाता है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो थ्योरी है वो कौन से केस लॉ में दी गई? तो वो थी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो डॉक्ट्राइन है वो गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के केस में दी गई। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो डॉक्ट्राइन है वो कौन से जस्टिस ने दी थी?
ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की जो थ्योरी है वो दी थी जस्टिस सुब्बा राव। उस टाइम जो सीजीआई थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जब गोलकनाथ का केस डिसाइड हुआ था उस टाइम ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इन्होंने ये थ्योरी दी थी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। अब बात आती है जो गोलकनाथ का जो केस था वो डिसाइड हुआ 1971 के अंदर। ये गोलकनाथ के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग की थ्योरी दी। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के अंदर ये जो जिस दिन केस डिसाइड किया गया उस डेट को एक बेस डेट मानते हुए उस डेट से जो पहले के अमेंडमेंट है वो लीगली रूप से लागू रहेंगे और उसके बाद के जो अमेंडमेंट है उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और उसी चीज की कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने एक लास्ट में जाते हुए बात कह दी, पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट की पूरी पावर है। अब जो ये गोलकनाथ का केस डिसाइड हुआ उस केस का जो इफेक्ट था, उस केस का जो प्रभाव थे, उसको पार्लियामेंट ने खत्म करने के लिए एक अमेंडमेंट किया, वो था 24वां अमेंडमेंट। इस 24वें अमेंडमेंट में क्या किया गया कि आर्टिकल जो 13 था 13 का जो सब क्लोज 4 एक नया जोड़ा गया और उसके अंदर ये बात लिख दी गई कि जो 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं वो आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे और उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये जो गोलकनाथ का केस था उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए एक तो जो 24वां अमेंडमेंट किया गया उसके अंदर एक तो आर्टिकल 13 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और दूसरा अमेंडमेंट किया गया 368 के अंदर। इसमें भी एक क्लोज जोड़ा गया नया और उसमें यह कहा गया कि जो 368 का जो प्रीव्यू है वो आर्टिकल 13 को प्रभावित नहीं करता और 13 पे जो लॉ है वो अमेंडमेंट है जो लॉ की कैटेगरी में नहीं आता। ये बात जो आर्टिकल जो अमेंडमेंट था इस 24वें के अंदर कहा गया। इसी 24वां जो अमेंडमेंट था इसको चैलेंज किया गया मोस्ट फेमस केस जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हर पार्ट में उस केस को पढ़ते हैं, उसका नाम था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो इस केस में कौन कौन से आर्टिकल को चैलेंज किया गया, अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया। तो इस केस के अंदर एक तो अमेंडमेंट 24वां था उसको चैलेंज किया गया, एक अमेंडमेंट 25वां था उसको चैलेंज किया गया और तीसरा अमेंडमेंट 29वां है, इनको चैलेंज किया गया। 3 अमेंडमेंट है जो केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किए गए और कोर्ट ने ये डिसाइड किया। और इस केस को बेसिकली जब ये केस पेंडिंग था उसी दौरान ये जो था आर्टिकल जो अमेंडमेंट है 29वां हुआ था। ये 29वां जो अमेंडमेंट है वो है केरल का जो लैंड रिफॉर्म हुआ था उससे रिलेटेड था और इसीलिए कोर्ट ने इसको भी इसमें परमिट किया गया। जो ये जब केस पेंडिंग था उसके दौरान हुआ था और कोर्ट ने इसीलिए इस अमेंडमेंट को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब बात आती है और जो लैंड रिफॉर्म थे उनको 9 शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया था, इसीलिए इसको चैलेंज किया गया। और कोर्ट ने यहाँ पर जो सारे डाउट थे जो अलग अलग जजमेंट के द्वारा कोर्टों में डिक्लेयर हुए उनको इस केस के द्वारा कोर्ट ने सबको क्लियर कर दिया गया। ये केस था जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इससे कई अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है ये जो जजमेंट था वो कितने जजों की बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। लॉ स्टूडेंट हो तब भी और लॉ के स्टूडेंट नहीं हो, आप और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, फिर भी आपके नॉलेज में ये बात तो होनी चाहिए कि केशवानंद भारती का जो जजमेंट है वो कितने जजों के द्वारा दिया गया जजमेंट। तो इसमें टोटल 13 जजों की बेंच ने इसका जजमेंट दिया था और उस टाइम 13 जज हुआ करते थे। सारे के सारे जजेज हैं जो इसका जजमेंट देने के लिए बैठे थे और इसका जो जजमेंट था 7-6 में इसका जजमेंट आया था। 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में
इसके जजेस थे। इसका जो जजमेंट था जो 2 पार्टों के अंदर आया। फर्स्ट पार्ट था वो था जो गोलकनाथ का केस था उसको ओवर रूल करने के लिए। गोलकनाथ के केस को ओवर रूल करने के लिए तो ये 13 के 13 जज थे वो एग्री हुए थे और एक ही कंसेंट से उसको ओवर रूल किया गया। अब बात आती है बाकी जो पार्टों में अलग अलग चीजें डिसाइड हुई, उसके अंदर ये जज आपस में इनके मत अलग अलग मत रहे। उसमें थे 7:6 में ये डिवाइड हुए और फाइनल जजमेंट 7:6 में आया। इस केस के अंदर फाइनली कोर्ट ने एक नई थ्योरी प्रपोज की कि जो अमेंडिंग पावर है जो पार्लियामेंट की वो अनलिमिटेड है। पार्लियामेंट किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकता है और उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। ये दोनों चीजें तो क्लियर हो ही गई। अब बात आती है कि उसका जुडिशियल रिव्यू होगा वो किस आधार पे होगा। तो यहाँ पर एक नई थ्योरी डिसाइड की गई, उसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, मूलभूत जो ढांचा है उसकी थ्योरी यहाँ इस केस के द्वारा डिसाइड की गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर का ये मतलब हुआ जो संविधान के निर्माताओं की जो सोच थी वो कम से कम उसके साथ छेड़छाड़ न हो। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और पार्लियामेंट है जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसकी कोई एक फाइनल डेफिनेशन कोर्ट ने नहीं दी। कोर्ट ने यह बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समय समय पर समय की डिमांड के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट गाइड करता रहेगा। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है उसके अंदर नए नए जो पॉइंट है अलग अलग केस लॉ के द्वारा उसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं। अब अगला वीडियो है उसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हुए हैं और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन से हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सारे अमेंडमेंट्स को डिटेल में देखेंगे। धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक